पश्चिमी यूपी में बढ़ते तापमान के साथ सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। आज मेरठ के भैसाली मैदान में भाजपा का भव्य होली मिलन कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत 6000 पन्ना प्रमुख, सांसद, विधायक, मंत्री, एमएलसी, कार्यकर्ता, 16 मंडल कमेटी जिला यूनिट को बुलाया गया और माना जा रहा है कि होली मिलन के बहाने भाजपा आगामी चुनावों की रणनीति तैयार कर रही है। और आज सुबह 10:30 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खेलो इंडिया का शुभारंभ करेंगे और करीब 11:30 बजे होली मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। और पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी ने मिशन 2024 की तैयारी तेज कर दी है। आज वो शामली में जनसभा को संबोधित करेंगे और कस्बा ऊन में चौधरी चरण सिंह प्रतिमा का अनावरण करने के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अखिलेश की 80 सीट पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी पूरा जोर लगाए हुए हैं। इधर अखिलेश भाजपा को सीतापुर में बड़ा झटका देने की तैयारी में है। वो आज सीतापुर जाएंगे। अखिलेश की मौजूदगी में भाजपा के 2 बड़े नेता सपा ज्वाइन कर सकते हैं और सूत्रों के मुताबिक पूर्व विधायक रामपाल यादव और लहरपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके प्रमोद वर्मा भाजपा छोड़ सपा में शामिल हो सकते हैं। अखिलेश यादव सीतापुर में जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड से बड़ी खबर आ रही है। अतीक से किसी भी वक्त साबरमती जेल में पूछताछ शुरू हो सकती है। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीम कल ही साबरमती रवाना हो गई और इस बीच साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद, बरेली जेल में बंद अशरफ के साथ ही अतीक के दोनों बेटे उमर और अली को हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट किया गया। दोनों से मुलाकातियों की भी संख्या निश्चित की गई है और अब हर कोई अशरफ, उमर और अली से मुलाकात नहीं कर पाएगा। तो ये बड़ी अपडेट हम आप दे रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट। अतीक से कभी भी शुरू हो सकती है जेल में पूछताछ। साथ ही साथ उसके दोनों बेटे की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। कल ही रवाना हुई थी प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ टीम। बरेली जेल में अतीक का भाई अशरफ हाई सिक्योरिटी सेल में शिफ्ट किया गया है। साथ ही साथ अतीक के बेटे भी हाई सिक्योरिटी सेल में शिफ्ट किया गया है और साथ ही साथ मुलाकात करने वालों की संख्या भी अब सीमित कर दी गई है। अतीक से कभी भी पूछताछ अब जेल के अंदर शुरू हो सकती है। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीम कल ही रवाना हुई थी और अब अतीक से पूछताछ की जाएगी। तमाम सवाल उससे किए जाएंगे। आपको बता दें, अतीक के बेटे भी हाई सिक्योरिटी सेल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। मुलाकात करने वालों की संख्या भी अब निर्धारित कर दी गई है, यानी कि अब जिन्हें भी उनसे मुलाकात करनी होगी उसकी भी एक संख्या सीमित कर दी गई है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अतीक अहमद से तमाम सवाल पूछे जाएंगे। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक अतीक अहमद जेल के अधिकारियों से साठगांठ कर पार्टी कर रहा था और इस पार्टी में जेल के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल होते थे और खुलासा होने के बाद जेल प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। वे बड़ी अपडेट हम आप देख रहे हैं कि अतीक अहमद जेल में पार्टी किया करता था। जेल में पार्टी कर रहा है माफिया अतीक अहमद। अतीक के जेल दरबार पर सनसनीखेज खुलासा। यूं तो उमेश पाल हत्याकांड का नामजद आरोपी माफिया अतीक अहमद गुजरात साबरमती जेल में बंद है, लेकिन जेल में माफिया अतीक किस तरह की जिंदगी जी रहा, इस पर हुआ खुलासा हैरान कर देता है। दरअसल जेल में अतीक अहमद ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा। जेल में वो खुलेआम अपना दरबार लगाता है, पार्टी देता है। हैरान कर देने वाली बात ये कि इस पार्टी में जेल के अधिकारी, कर्मचारी सब शामिल होते हैं। जानकारी मिली है कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ऐशो आराम की जिंदगी बिताता था। जेल को वो अपने घर की तरह इस्तेमाल करता था।
तमाम लोगों से बेरोक टोक बिना इजाज़त मुलाकात करता था। तमाम लोगों से मुलाकात के दौरान जेल में उसकी एंट्री भी नहीं की जाती थी। जो लोग प्रयागराज या दूसरी जगहों से मिलने जाते थे वो होटलों में नहीं ठहरते थे, बल्कि साबरमती जेल में ही उनके रुकने का इंतज़ाम किया जाता था, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी। अतीक अहमद अपनी सुविधानुसार लोगों से मुलाकात करता था। वो जेल में दरबार सजाता था, वो जेल में कई मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता था, व्हाट्सएप कॉलिंग के ज़रिए लोगों से बातचीत करता रहता था। और गुजरात की साबरमती जेल के जो अधिकारी हैं वो सब कुछ जानते हुए भी आंख बंद किया करते थे। वो अतीक अहमद को से साथ मिले हुए थे, इस तरीके का आरोप लग रहा है। एबीपी गंगा के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक जेल में अतीक अहमद से मिलने वालों की एंट्री नहीं की जाती थी। अतीक के मेहमान जेल में पूरा दिन बिताते थे। जेल में ही उनके नहाने धोने और खाने पीने का इंतजाम किया जाता था। अतीक अपनी सुविधा के मुताबिक लोगों से मुलाकात करता था। हर जुमे यानी शुक्रवार के दिन जेल में बंद सभी कैदियों और अधिकारियों कर्मचारियों को अतीक की तरफ से दावत दी जाती थी। जेल में जुमे की नमाज के बाद भोज का आयोजन होता था। किसी हफ्ते चिकन बिरयानी परोसी जाती थी तो किसी हफ्ते कोई दूसरी नॉनवेज डिश बनती थी। शाकाहारी कैदियों के लिए अलग भोजन बनाया जाता था। मतलब साबरमती जेल में अतीक अहमद की जिंदगी ऐश से गुजर रही है। दावा किया जा रहा है कि अतीक अहमद जेल में कई मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था। वो फोन कर लोगों को डराता धमकाता था और तमाम लोगों से संपर्क में रहता था। यानी वो जेल से ही अपना पूरा बिजनेस डील करता था। ज्यादातर लोगों से व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए बातचीत करता था। जानकारी के मुताबिक बाहर से आने वाले लोगों को जेल के नजदीक ही एक चाय की दुकान पर संपर्क करने के लिए कहा जाता था। चाय वाला टोकन के तौर पर एक पर्ची भी लोगों को देता था। इस टोकन से लोगों को जेल के अंदर सीधे एंट्री होती थी। कहा जा रहा कि विजय चौधरी उर्फ उस्मान अतीक के इसी रसूख को देखकर शूटआउट में शामिल होने को तैयार हो गया था। साबरमती जेल का ये काला सच जांच एजेंसियों की पड़ताल में सामने आया। माना जा रहा कि जल्द ही साबरमती जेल के कई अफसरों पर गाज गिर सकती है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ईडी में घमासान मचा हुआ है। पुलिस ने अतीक की सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां जब्त की, लेकिन ईडी कार्रवाई में पिछड़ी रही और पिछले कुछ महीनों में ईडी के मात्र 80 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। और सूत्रों के मुताबिक इस बात को लेकर ईडी के अधिकारी मातहतों से नाराज हैं और स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। तो अतीक को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। तमाम संपत्तियों को जब्त किया गया है। पुलिस की तुलना में ईडी कुर्की करने में काफी पीछे रही है। और कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर, शूटर अब्दुल कवी का भाई अब्दुल कादिर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुल कवी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। और आपको बता दें, तलाशी के दौरान देसी बम और अवैध असले भी बरामद किए गए हैं। राजूपाल हत्याकांड में शामिल था अब्दुल कवी। पिछले 18 साल से फरार चल रहा था अब्दुल। तो प्रयागराज में 2005 में राजूपाल की हत्या हुई थी। अब्दुल कवी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। तलाशी के दौरान देसी बम और अवैध असले भी बरामद किए गए हैं। तो राजूपाल हत्याकांड में भी शामिल था अब्दुल कवी। आपको बता दें, प्रयागराज में 2005 में राजूपाल की हत्या हुई थी, जिसमें अब्दुल कवी भी शामिल। उमेश पाल के सपा कनेक्शन सामने आने के बाद सियासत में तपिश बढ़ गई है। दरअसल उमेश पाल 2021 में सपा में शामिल हुए थे। उमेश पाल ने सपा से फाफामा विधानसभा सीट से टिकट के लिए आवेदन भी किया था और दावा किया जा रहा है कि टिकट के लिए उमेश पाल ने सपा के एक नेता को 20 लाख रुपए दिए थे, जिसे लेकर अब राजनीति का पारा हाई हो गया। उमेश पाल हत्याकांड में फंड का फसाद, टिकट के लिए सपा नेता को दिए 20 लाख। उमेश पाल हत्याकांड में सामने आई एक तस्वीर ने सियासत में तपिश बढ़ा दी है। इस तस्वीर में उमेश पाल के सिर पर समाजवादी टोपी है और वो अखिलेश यादव को राधा कृष्ण की मूर्ति देते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में अखिलेश यादव के बाएं खड़े राम सुमेर पाल चांदी का मुकुट पहनाते हुए नजर आ रहे। कहा जा रहा है कि तस्वीर 20 फरवरी 2021 की है। दावा है कि विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले उमेश पाल समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। खुद अखिलेश यादव ने उन्हें सदस्यता दिलाई थी। दावा किया जा रहा है कि उमेश पाल विधायक बनना चाहते थे। टिकट के लिए उमेश पाल ने
सपा के एक नेता को 20 लाख रुपए भी दिए थे। उमेश पाल ने ये रुपए बतौर पार्टी फंड दिए थे। सपा से उमेश पाल ने फाफामऊ सीट से टिकट की मांग की थी। टिकट के लिए उमेश पाल ने सपा के कई नेताओं से पैरवी भी कराई थी। दावा किया जा रहा है कि उमेश पाल ने सपा नेता राजपाल कश्यप से भी टिकट के लिए पैरवी कराई थी। हालांकि टिकट न मिलने पर उमेश पाल ने सपा से किनारा कर लिया था और दोबारा भाजपा में शामिल हो गए थे। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पता चला है कि उमेश पाल उत्तर प्रदेश में पिछले साल हुए विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ना चाहते थे। टिकट के एवज में उन्होंने पार्टी के एक नेता को 20 लाख रुपए दिए थे। टिकट नहीं मिलने पर 20 लाख रुपयों को लेकर उमेश पाल का समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से विवाद भी हुआ था और इसी विवाद के चलते उन्होंने चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी और दोबारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। दावा यह भी है कि सपा छोड़ने के बाद उमेश पाल ने सपा के जिस नेता को 20 लाख रुपए दिए थे उससे उनका विवाद भी हो गया। हालांकि अब तक साफ नहीं हो सका कि उमेश पाल ने सपा के किस नेता को 20 लाख रुपए बतौर पार्टी फंड दिए थे। वहीं इस पर सपा नेताओं का दावा है कि पार्टी किसी से भी डोनेशन नहीं लेती। हालांकि सपा ने इस बात की पुष्टि जरूर की कि उमेश पाल ने सपा ज्वाइन की थी। उन्होंने राधा कृष्ण की फोटो सौंपा और मेरे द्वारा उनको एक चांदी का मुकुट पहनाया गया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वीकार किया और कहा कि भविष्य में मैं देखूंगा टिकट कहां से तुम्हें दिया जाए। बल्कि मैंने कहा कि सर अगर एक टिकट दे देते हैं पाल समाज के, पूरे ज़िले के पाल इकट्ठा हो जाएं, कहें 2 दे दें तो हमने कहा 2-4 जिला इकट्ठा हो जाएगा। तो उन्होंने वादा किया। वादा करने के बाद उमेश पाल फिर हमारे साथ में वापस चले आए और आने के बाद उन्होंने पार्टी में अथक प्रयास से मेहनत किया, बहुत बड़ी मेहनत किया। यहाँ तक कि उन्होंने फाफामऊ सीट पर 25 लाख रुपए के होर्डिंग और कट तमाम लगाया। लेकिन ऐन वक्त पे उनका टिकट कट गया। जब कट गया तो उन्होंने पार्टी चुनाव होने वाला था, उन्होंने तत्काल पार्टी छोड़कर और भाजपा ज्वाइन कर लिया। माना जा रहा है कि पुलिस अब उमेश पाल हत्याकांड में टिकट के नाम पर 20 लाख रुपए लेने के मामले को भी जांच में शामिल कर सकती है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। और अब बात मौलाना तौकीर रजा के विवादित बयान की। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का एक और विवादित बयान सामने आया है। कुल मुरादाबाद में उन्होंने कहा कि यदि हिंदू राष्ट्र की मांग करना सही है तो खालिस्तान की मांग करने वालों की बात भी जायज है और उसकी भी हिमायत की जाएगी। और अगर कल हमारे मुस्लिम नौजवान भी खड़े हो जाएं और वो मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे तो क्या होगा। इस दौरान तौकीर रजा ने पीएम मोदी के लिए भी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया कि वो हमारी इन बातों को संजीदगी से सुनेगी और हमदर्दी के साथ हमारी इन बातों पर गौर करेगी कि जो मुल्क को बांटना चाहते हैं, जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम फसाद कराना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो कातिलों की हिमायत कर रहे हैं उन तमाम लोगों की शनाख्त करके उन पर मुकदमा कायम किया जाए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आज से गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री कौड़ीराम बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद खेल स्पर्धा के समापन में हिस्सा लेंगे। वो सुबह 11 बजे गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में शक्ति केंद्र प्रधान प्रथम के तहत राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े कार्यक्रम में भाग लेंगे। सीएम आज गीड़ा में सकुल उद्योग लिमिटेड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ गोरखपुर में 4 4 लेन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। भाजपा ने आने वाले निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की रणनीतिक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है और इसी के तहत वाराणसी में अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक और अयोध्या में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। 2024 के लिए भाजपा की काशी टू अयोध्या मोर्चा बंद है। हैट्रिक विजय के लिए मैराथन मंथन। 2024 के लिए भाजपा का लक्ष्य तय है। बूथ विजय का संकल्प है, जिसके लिए भाजपा की रणनीति हर एक क्षेत्र में हर एक वर्ग के बीच मोर्चाबंदी करने की है। इसी लक्ष्य के साथ वाराणसी में भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का आगाज हो गया,
जिसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने की। बैठक के पहले दिन आने वाले निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं को जनता के बीच ले जाने के निर्देश दिए गए। उनमें नगर निकाय चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव भी है और हमारे जो पार्टी के कार्यक्रम अभियान हैं बूथों से लेकर सेक्टर शक्ति केंद्रों तक, और हमें अपनी बात नीचे तक जन जन तक पहुंचाना है। वो सारे कार्यक्रम इसमें सम्मिलित हैं। उन पर हम लोग बेहतर कार्य की दृष्टि से प्रभावशाली तरीके से हम अपनी बात नीचे तक पहुंचाएं, उसकी चर्चा निश्चित रूप से करेंगे। अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक रविवार को समाप्त होगी और रविवार को ही अयोध्या में भाजपा महिला मोर्चा की बैठक शुरू होने जा रही। अयोध्या में होने जा रही भाजपा महिला मोर्चा की बैठक में पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ महिला मोर्चा की राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारी और क्षेत्रीय पदाधिकारी शामिल होंगी। मतलब भाजपा एक भी मोर्चे पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। हमारे कार्यकर्ता जब समाज में निकले तो अपनी पार्टी का ठीक से भूमिका, अपनी पार्टी के बारे में लोगों को नीचे तक बता सके, इसके लिए नियमित रूप से हमारी ये सब कार्यशाला वगैरह चलते रहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने बूथ स्तर तक रणनीति तैयार की है और उन बूथों को टारगेट कर रही जिन पर 2019 में नतीजे भाजपा के पक्ष में नहीं थे। भाजपा की इसी रणनीति पर समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही। तो ये लोकतंत्र में प्रक्रिया है कि बैठकें ऐसी होती रहती हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, 2024 में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। अब सपा का तर्क जो भी हो, भाजपा की कोशिश आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीट जीतने की है, जिसके लिए हर मुमकिन प्रयास भाजपा की तरफ से किया जा रहा। वाराणसी से नवीन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।